मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो ना रहेगा पानी। तू मेरा हिस्सा है, मैं तेरा हिस्सा हूँ, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे बड़ा दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक प्रश्न से करने जा रही हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि जो पंक्तियां अभी प्रस्तुत की गई हैं, उनमें कौन अपनी जिंदगी को बचाने की गुहार लगा रहा है? हाँ, बिल्कुल सही, पेड़ यानी वृक्ष। यही पेड़ अपने जीवन को बचाने की प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमारा पालन पोषण करते हैं। यही परोपकारी वृक्ष जो पक्षियों को आवास उपलब्ध कराते हैं, जो हमें शुद्ध हवा देते हैं, जो मिट्टी और जल का संरक्षण करते हैं। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है, आज और हमेशा से इन पेड़ों को लगातार काटा जाता रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति की हमेशा से यही मान्यता रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब सुखी रहें, सब खुश रहें। लेकिन जरा सोचिए, अगर धरती पेड़ विहीन हो जाएगी तो क्या कोई सुखी रह पाएगा, कोई खुश रह पाएगा? सुखी और खुश रहना तो बहुत दूर की बात है, कोई जीवित तक नहीं रह पाएगा। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है कि वह अपने ही हाथों खुद अपना, प्रकृति का और सभ्यता का विनाश करने पर तुला हुआ है। इन्हीं सब बातों को हम गंभीरता से जानेंगे, गंभीरता से चिंतन करेंगे एक कविता के जरिए, जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या, और जिसके रचयिता हैं कवि कुंवर नारायण जी। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं और चिंतन करते हैं हम आज के समय में वृक्षों की उपयोगिता और जो वृक्षों के साथ हो रहा है उस बारे में। तो बहुत दिनों बाद जो कवि हैं वो अपने घर लौटते हैं। यहाँ से कविता की शुरुआत होती है और देखिए कवि क्या कहते हैं। अब के घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। अब के घर लौटा तो देखा वह नहीं था, कौन? वह बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। वृक्ष बूढ़ा है यानी उसकी उम्र काफी हो चुकी है। आपके घर के आसपास भी कई पेड़ होंगे, जैसे नीम, बरगद, पीपल, जिनकी आयु कई 100 साल होगी, और वह पेड़ बूढ़ा है और चौकीदार की भांति हमेशा कवि को अपने घर के पास खड़ा मिला है। यानी कवि का जो बचपन है उस पेड़ के आसपास बीता है। एक अपनापन है कवि का उस पेड़ के साथ, उसके सानिध्य में उसने अपने बहुत अच्छे पल बिताए हैं, और हमेशा चौकीदार एक प्रहरी की तरह उस पेड़ को अपने घर के पास पाया है। हमेशा मिलता रहा था, वह घर के दरवाजे पर तैनात रहता था। लेकिन अब वो नहीं है, कहाँ चला गया वो पेड़? और थोड़ा सा कवि अपने पेड़ के बारे में बताना चाहते हैं कि मेरा पेड़ पता है कैसा दिखता था। आप जानना चाहते हैं तो जानते हैं कि वह पेड़ दिखता कैसा था। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, छुर्रियोंदार, खुरदरा, तना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, पांवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता, एक पगड़ी फूल पत्तीदार। तो देखो उनका वृक्ष दिखता कैसा था। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, जैसे चमड़े पर पुराना हो जाने पर कुछ सिलवटें आ जाती हैं, कुछ लकीरें, कुछ लहरें से बन जाती हैं, ऐसा ही क्योंकि यह पेड़ पुराना था तो इसके तने पर जो इसकी छाल है उस पर कुछ लकीरें सी, कुछ सिलवटें सी उभर आई थी। वही सख्त जान, यानी कि वह पुराना बेशक था लेकिन उसका तना बहुत मजबूत था। झुर्रियोंदार, खुरदरा, मैला कुचैला। तना कैसा था? झुर्रियोंदार और खुरदरा था और मैला कुचैला था। कुछ तने की विशेषताएं बताई गई हैं। राइफल सी एक सूखी डाल, तो देखिए हम डाल देखते हैं और कवि को ऐसी डाल प्रतीत होती थी जैसे एक राइफल की भांति एक प्रहरी अपने हाथ में रखता है, एक चौकीदार हमेशा रखता है, तो उसकी डालें भी कुछ ऐसी थी। और साथ में हम देखते हैं पांवों में फटा पुराना जूता।
देखिए, कवि ने अपनी कल्पना को साकार करने के लिए पेड़ को एक रूप प्रदान किया है। यहाँ पर उन्होंने एक प्रहरी के रूपक के रूप में अभिव्यक्ति की है अपने पेड़ की। पांवों में फटा पुराना जूता, जैसे जब जूता पुराना हो जाता है तो उसके ऊपर का कपड़ा कुछ बाहर निकल आता है, ऐसे ही इस पेड़ की जड़ें काफी अंदर तक तो समाई हुई थी, लेकिन क्योंकि पेड़ पुराना था तो कुछ जड़ें जो हैं वो बाहर भी निकल आई थी। चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता। जब कोई चीज पुरानी हो जाती है तब वह चरमर की ध्वनि करती है, लेकिन बेशक वह पुराना था लेकिन अक्खड़ था, यानी कि अड़ा हुआ था और विपरीत परिस्थितियों में जो हमेशा डटा रहता है, ऐसा मेरा पेड़ अक्खड़ था और अपने बलबूते पर यानी कि अपने शक्ति सामर्थ्य पर हमेशा खड़ा रहता था। और एक और अच्छी बात, एक पगड़ी फूल पत्तीदार। पता है, मेरा पेड़ घना था, यानी उस पेड़ पर जो पगड़ी के समान जो पत्तियां थी, जो शाखाएं थी, वह खूब फैली हुई थी। जैसे पगड़ी हमारे सिर को ढक लेती है, ऐसे ही वह पेड़ जो था वह खूब फूल पत्तीदार था, यानी कवि का जो पेड़ था वह घना था। तो यह तो बताया कवि ने अपने पेड़ के बारे में, और कवि क्या बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो भी आपने अभी तक समझा, यदि आपको उसे समझने में कहीं बाधा आई हो तो आप जरूर एक बार व्याख्या पढ़िएगा और हम चलते हैं कविता के आगे। अभी कवि ने बात की कि उनका पेड़ अक्खड़ है। अक्खड़ कैसे? यानी कि वह विपरीत परिस्थितियों में डटा रहता था, खड़ा रहता था, मुस्तैद रहता था। तो धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना। तो कैसा भी मौसम हो, चाहे चिलचिलाती धूप हो, चाहे मूसलाधार बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, वह हमेशा चौकन्ना खड़ा रहा, बिल्कुल डटा हुआ खड़ा रहा अपनी खाकी वर्दी में। देखिए, वृक्ष के तने का रंग और प्रहरी की पोशाक, दोनों के रंग में आपको समानता नजर आ रही होगी। यही रूपक कवि ने प्रस्तुत किया हुआ है। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। यानी कि कवि बताते हैं कि मेरा बचपन हमेशा इस पेड़ के साथ बीता, यानी कि वह अपने बचपन के दोस्त को दोस्त ही तो कहेंगे, जिसके साथ वो खेले पले बड़े। तो जब भी कवि वापस आते तो उनको प्रहरी जैसे देखता है, जानना चाहता है कि कौन आया है इस क्षेत्र में। ऐसे ही उनको लगता था कि पेड़ भी पूछ रहा हो कौन आया है, और कवि क्या कहते, दोस्त। और फिर वही उनका अपनापन और उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाती और कवि उस पेड़ के सानिध्य में, उसकी ठंडी छांव में बैठ करके सुस्ताते और आनंद प्राप्त करते। ऐसा था उनका दोस्त पेड़। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में एक जानी दुश्मन। यहाँ पर अब बात आती है कविता की शुरुआत से कि वो पेड़ कहाँ चला गया था, क्योंकि कवि ने आते ही पूछा कि अब वो वहां पर नहीं था। दरअसल हमारे संदेह में, यानी कि हमारे अंदेशों में, एक जान का दुश्मन पहले से ही था। कौन था? कौन होगा जान का दुश्मन? स्वार्थी और लोभी मनुष्य, जिसने अपने स्वार्थ के लिए उस पेड़ को काट दिया, अपने फायदे के लिए, अपने उपयोग के लिए। उसने तनक बिना सोचा कि उस पेड़ में कितनी जान है, कितनी प्राण है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, यहाँ पर गंभीरता आती है और चिंतन शुरू होता है कि हमें बचाना है घर को लुटेरों से है, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। यहाँ पर एक शब्द आया, नादिरों से। नादिर कौन? यहाँ पर नादिरों से तात्पर्य है नादिर शाह से, वही क्रूर बर्बर आक्रमणकारी नादिर शाह जिसने 1740 के आसपास उत्तर भारत में भयंकर लूटपाट मचाई थी। उसने बेगुनाह लोगों का कत्ल किया था। क्यों? सिर्फ लूटने के लिए, धन के लिए। तो नादिर शाह का उपयोग, नादिर शब्द का उपयोग कवि ने यहाँ क्यों किया? एक प्रतीक के रूप में किया। और प्रतीक क्या होते हैं? प्रतीक का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है, सिंबल होता है। जब कोई भी पदार्थ,
जैसे वस्तु, स्थान, व्यक्ति किसी भाव या विचार का संकेत बन जाता है तो वह प्रतीक कहलाता है। यहाँ पर कौन है व्यक्ति? कौन व्यक्ति? नादिर शाह। किस विचार या भाव का वह संकेत बना? क्रूरता का। किसका? क्रूरता का और बर्बरता का वह संकेत बना, तो वह प्रतीक बन गया है उन मनुष्यों का जो कि अपने स्वार्थ के लिए लूटपाट करते हैं। तो हमें घर को बचाना है। जरा एक बार सोचिए और अपने आसपास के घरों को, अपने घरों को देखिए जिसमें लाखों का महंगा फर्नीचर रखा है, आखिर वो किससे बना है? इन पेड़ों से। और इसलिए कभी बात करते हैं शहर की। शहर में क्या हुआ है? कितना ही वन आच्छादित क्षेत्र यानी कि पेड़ों से ढका हुआ क्षेत्र काट दिया गया है शॉपिंग मॉल के लिए, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। और देश में भी बंजर हो रही है बहुत सारी धरती जो वनों से ढकी हुई थी, इसलिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं शुरू करने के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हमें बहुत ही चिंतन की आवश्यकता है, गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। घर, शहर और देश नहीं बचेंगे अगर पेड़ इस तरीके से काट दिए जाएंगे। अब हमें समझदारी की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग घर, शहर और देश का विनाश करने पर तुले हुए हैं वे दुश्मन हैं, वह लुटेरे हैं, वह नादिर शाह के समान है। इसके बाद कभी बात करते हैं बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। तो जो हमारे प्राकृतिक परिवेश में बहुत जरूरी संसाधन है वो है नदियां, हमारा पर्यावरण, उनको भी बचाना है। नदियों को नाला हो जाने से बचाना है। कितनी दूषित हो गई हैं आज की नदियां। हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। आज सांस लेना दुर्भर हो गया है। और खाने को जहरे हो जाने से बचाना है। यानी कि आज खेती में रासायनिक उर्वरकों को इतना अधिक प्रयोग बढ़ गया है कि भूमि जहरीली हो गई है। और जहरीली भूमि कैसी फसल उत्पन्न करेगी? उसमें भी अनेक अनेक प्रकार के रसायन होंगे जो कि हमारे खाने को जहर ही करेंगे। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, यानी कि जो जंगल कटते जा रहे हैं, जो भूमि बंजर होती जा रही है, हमें बचाना है। तो पूरे की पूरी धरती मरुस्थल हो जाएगी, रेगिस्तान हो जाएगा, रेत ही रेत होगा। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, यानी कि मनुष्य अपने स्वार्थ में इससे पहले इतना अंधा ना हो जाए, इतना क्रूर, इतना निष्ठुर यानी जंगल ना हो जाए। हमें उसे बचाना है, उसकी संवेदनशीलता को जगाए रखना है। हमें बहुत जरूरी है इन मुद्दों पर, इन विषयों पर विचार विमर्श करना, अपने पर्यावरण को बचाना। तो यह है आज की कविता जिस पर हमने अनेक पक्षों पर विचार किया, विमर्श किया। तो अब आपको यदि व्याख्या में यानी कि इस शब्दों के अर्थ में या भावों में कहीं कोई बाधा उत्पन्न हो तो आप जरूर व्याख्या पढ़िएगा, आपकी शंका का निवारण तुरंत हो जाएगा। तो आज हमने एक वृक्ष की हत्या कविता से बहुत गंभीर मुद्दों और समस्याओं पर विचार विमर्श किया है, लेकिन अब है आपकी बारी। आपको सोचना है, बताना है और लिखना है। जो लिखना है वह प्रश्न है आपके सामने। सबसे पहला प्रश्न है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में किस तरह उपयोगी हैं। दूसरा प्रश्न है अपने आसपास हमारी पहचान किन कारणों से बनती है। जरा सोचिए, स्वभाव, व्यवहार और उन मूल्यों के बारे में जिनके कारण हमारी पहचान बनती है। घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों? कवि ने किन प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की बात की है और क्यों की है? कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखिए। आपको सोचना है कि इस कविता की प्रासंगिकता क्या है, यानी कि आज के समय में क्या यह कविता महत्वपूर्ण है। इस बारे में सोचिए और इस पर एक टिप्पणी लिखिए। तो मुझे पूरा विश्वास है जब आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तब आप इस कविता की संवेदना से एक बार फिर जुड़ेंगे। इस कविता को दोबारा पढ़िए, समझिए और इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपका दिन, आपका जीवन हमेशा खुशी से भरपूर रहे, स्वस्थ रहे। इस वीडियो में
इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज के विषय को। आप सभी का धन्यवाद।